नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री का एक और टॉपिक का डिस्कस करते हैं और यह टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। यानी कि टॉपिक नंबर ये हो जाएगा आपका 51। इससे पीछे 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रहा टॉपिक नंबर 51, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप स्पेक्ट्रम का सहायता ले सकते हैं या स्पेक्ट्रम का बुक से पढ़ लीजिएगा। और यह टॉपिक आपको मिल जाएगा पॉलिटी में भी, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के बुक में भी मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत से, या कोई अन्य रेफरेंसेस का बुक जो है पॉलिटी का, उससे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ हम डिस्कस करते हैं। ये दो क्षेत्र में संवैधानिक विकास हुआ है। एक तो हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और एक हुआ है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन। संवैधानिक विकास को दो पार्ट में बांट लीजिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसमें क्या क्या आएगा तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, किस में, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। उसके बाद आएगा चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1793। उसके बाद पुनः आएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। उसके बाद आएगा चार्टर्ड एक्ट 1833। उसके बाद पुनः आएगा चार्टर्ड एक्ट 1853। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ है। उसके बाद जो पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। और ब्रिटिश क्राउन में क्या क्या संशोधन हुए हैं तो इसमें हुआ है भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद संवैधानिक विकास में हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद आप पढ़ेंगे डिटेल में भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद आप पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम, यहाँ बीच में क्या है, परिषद है 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद 1892। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद आ जाता है स्थान भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास को दो पार्ट में हम बांट दिए हैं। एक को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है विकास, और एक विकास जो हुआ है ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद। तो इसमें क्या क्या हुआ है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ है 1784। उसके बाद चार्टर अधिनियम आएगा 1793। उसके बाद चार्टर अधिनियम पुनः आएगा 1813 में, फिर चार्टर अधिनियम 1833 में, और चार्टर अधिनियम 1833 में, और फिर 53 में। चार्टर अधिनियम कितना बार आया है, 4 बार, 1793, 1813, 1833 और 1857। उसके बाद जब 1857 का क्रांति हुआ था, या 1857 का विद्रोह, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो है ये ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेता है। और उसके बाद क्या संवैधानिक विकास हुआ है तो क्या हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम BPA लिख दिया हम यहाँ पे 1861। उसके बाद आया है भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद आया है भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। और अब आ जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919, और उसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, और उसके बाद लास्ट में आएगा
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इतना है कहानी, और यहाँ से 2022 तक के एग्ज़ाम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उसका डिस्कशन करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आता होगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। चूँकि इसमें मात्र एक टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न जो है कि इसमें क्वेश्चन जो प्रश्न की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक का डिस्कस करते हैं। और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाएगा, समाचार पत्र का जो विकास हुआ है और बुक वगैरह जो लिखा गया है, इसका सिर्फ आप एक वीडियो बच जाएगा, और उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। किसके अंतर्गत? तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? 1773। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1773। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? निम्नलिखित अधिनियम में प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्राविधान किया गया था, यानी कि सृजन किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है? तो ये किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अगर डिटेल में जानना हो तो वीडियो को रोक लीजिएगा और यहाँ डिटेल में दिया गया है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो है दिया गया था या मिला था? तो ये अधिकार दिया गया था 1786 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार जो है दिया गया था? तो ये अधिकार इनको मिला भी है 1786 के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। ऐसे विनियम का कारण क्या था? तो इसका कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। सही नहीं है, सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया है? तो लास्ट 1800, इसका उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा इसका 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? क्या इंपॉर्टेंट था चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1813 का?
तो इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, या कौन एक है जो इसमें नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो ये स्वीकार किया गया था 1853 के एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार। क्वेश्चन 19 का है कि निम्न में से किस एक वर्ष ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय ICS बोला जाता था, अब IAS बोला जाता है, तो ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमति हुई थी या सहमत हुए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सी उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है इसका क्या हो जाएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना इसका हो जाएगा पीठ का भारत अधिनियम, बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का क्या हो जाएगा, तो ये हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिला है ये चार्टर अधिनियम 1813 में, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार, यानी कि उत्तर क्या बन जाएगा, बी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। चार्टर्ड दो पेज में है ना, इसको मिलाने में प्रॉब्लम होगा, यानी कि इसका फर्स्ट उत्तर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया है। तो इसका तो होना चाहिए चाय और चीनी होना चाहिए, चाय और चीन था, चाय और शक्कर दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन पता लग रहा है मिस्टेक है, चाय और चीन होगा, चाय और चीन। अगर चाय और चीन होता, इसका डिस्कस हमने पीछे भी किया है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा डी उत्तर। शक्कर दे दिया है चीन के बदला। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखिए, गूगल से ट्रांसलेट करेगा तो यही सब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा।
26 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा 1834 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था, तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1858 के भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको दर्शाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो ये इसका सिर्फ बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का रखें, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है प्रदान किया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन पद्धति प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 1892 के एक्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि निम्नलिखित भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट को पारित किए गए थे? मीडिया को कंट्रोल करने के लिए तो ये समय समय पर पारित हुआ है। 1835 में, फिर 67 में, फिर 1878 में, फिर 1908 में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? किस एक्ट के अनुसार हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? 1861 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? तो ये चला था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1909 तो ये किया गया था मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1909 भी बोलते हैं, और इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर इसको मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये किया गया है भारत परिषद अधिनियम 1909 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? तो इसको जो है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक, तो इसको जो है द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनी कर्टिस को माना जाता है द्वैध शासक का जनक। क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। 1919 के में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब उस समय का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट है? तो इसका क्या हो जाएगा? दो प्रांतों में प्रायोजित विषयों का दो संवर्गों में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। फिर गड़बड़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो ये जो है परिभाषित किया था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, पावर। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था? तो क्या 1919 के एक्ट में। 47 का रहा है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना, यानी कि गलत कथन को चिन्हित करना। तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सही नहीं होगा, जबकि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 48 पे आ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही, और इसका कारण क्या है? सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया गया था। और पूछ रहा है कि उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका ए तो एक स्टेटमेंट सही नहीं है, बी इसका सही है, यानी कि डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। इसी टाइप का है। कथन 1 कह रहा है दुशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था और प्रांतों में उत्तरदायी शासन को के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा? तो दोनों इसमें सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो उच्चायुक्त, जिसको अम्बेसडर भी बोलते हैं, तो ये हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है नीचे दिए गए कूट की संरचना में से सही उत्तर का चयन करना। तो एक संघ का प्रावधान किया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था, यानी कि दो उत्तर इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए। इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, ये भी याद रखें। 53 का रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है, इसका जो है चयन करना। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं के बारे में दिया गया। तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्ति और गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। इसमें 2 सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की, तो ये प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। 56 पे आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये चुनना है।
तो ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, सही है। और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यानी कि सभी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके वजह से, इसी की वजह से इसे मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्त नहीं है। तो क्या हो जाएगा, केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 59 करा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। तो अंग्रेजों का असली मंशा जो था, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये स्टेटमेंट किनका था। तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 करा कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने एक ऐसी कार दी है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये कहा गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो ये किया गया था लखनऊ अधिवेशन में, और इसका अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 का है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो एक तो हुआ है 1926 और एक 1945। तो ए और सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। तो इसका हो जाएगा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को किसे दी गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। 69 का है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो ये जो है समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के ही अनुसार, यानी कि उत्तर बन जाएगा सी। 70 नंबर प्रश्न करा है, यह किसने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये कहा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 करा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे सरासत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था। किसके द्वारा भाई कहा गया था ये कथन। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था।
क्वेश्चन नंबर आ जाइए 72 पे। सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। अलग अलग हिंदू और मुस्लिम का जो विभाजन हुआ था, यहीं से विभाजन का प्रक्रिया जो है चालू हुआ था, यानी कि फूट डालो और शासन करो। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसके अंतर्गत जो हुआ था ये द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था, यानी बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेशों को स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। तो उत्तर क्या बन रहा है? उत्तर बन रहा है बी, उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, डी उत्तर सही है। तो टोटल जो है संवैधानिक विकास से हमने 73 प्रश्नों का डिस्कशन किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आधुनिक भारत के इतिहास का विविध जो प्रश्न है, जो छूटा हुआ क्वेश्चन है कुछ वो है, और लास्ट जो बच जाएगा वो समाचार पत्र वगैरह से जो क्वेश्चन बनता है, बुक वगैरह जो लिखा गया है इससे। तो लगभग आपका 2 वीडियो अब आना बच गया है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।